नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अखिलेश सरकार पर बलात्कारियों और अपराधियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। आगरा की रैली में उमा ने बलात्कारियों को सजा देने को लेकर जो कहा, उस पर हंगामा हो गया है। बुलंदशहर गैंगरेप पर बोलते हुए उमा ने कहा कि बलात्कारियों को पीट पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए और उसमें नमक मिर्च भर देनी चाहिए। उमा ने दावा किया कि जब वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बलात्कारियों पर टॉर्चर का यही तरीका अपनाया था। जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़ कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च कर देना चाहिए ताकि ये कल्पित। उनके बयान के बाद उमा निशाने पर आ गई हैं। आए दिन वहाँ रेप, गैंग रेप, महिलाओं के साथ अत्याचार आम बात है। तो उमा भारती क्यों चुप रहती? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है? ये सब देखो, ये 10 वोट के लिए, 2 सीट के लिए महिला के साथ होने वाले ऐसे अत्याचार को जो यूज करना कोई भी राजनीतिक नेता के लिए ठीक नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इमोरलिटी है। ये नोटबंदी पर उमा भारती ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद कर सांपों के बिलों में हाथ डाल दिया है। उमा भारती ने मुलायम सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनकी भाषा ऐसी है जैसे दूसरे ग्रह से आए हों। अमेरिकी एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को रोकने की घटना पर उमा भारती ने कहा था कि अब उन्हें भारत अच्छा लगेगा। उमा भारती ने कहा है कि रेपिस्ट का कोई मानवाधिकार नहीं होता है। यूपी में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बिजनौर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। कोई मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वयं का जो कानून व्यवस्था का रिपोर्ट है वो उस बात की गवाही नहीं है कि यहाँ आए दिन बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं? लखनऊ में मोर्चा राजनाथ सिंह ने संभाला और कहा कि बीएसपी हारी लड़ाई लड़ रही है। तो मुरादाबाद में मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। पीलीभीत में सीएम अखिलेश ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मन की बात करते हैं और हम काम की बात करते हैं। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया होता है। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। यूपी में कल 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। 11 फरवरी को मेरठ, सहारनपुर मंडल के 15 जिलों की 73 सीट पर वोटिंग होगी। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज शामिल हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। कल होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमिलनाडु में शशिकला वर्सेस पनीरसेल्वम मुकाबले का फैसला अब तक नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शशिकला को तमिलनाडु का सीएम बनने से रोकने के लिए सुनवाई की अर्जी लगाई गई थी। इस मामले में सुनवाई अब 17 फरवरी को ही होगी। इस बीच AIADMK के विधायक कहां हैं, इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से हलफनामा मांगा है। तमिलनाडु के DGP TK राजेंद्र ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की। तमिलनाडु में अब भी राजनीतिक असमंजस की स्थिति जारी है। कल शाम गवर्नर CH विद्यासागर ने शशिकला और पनीरसेल्वम के साथ मुलाकात की। दोनों ने भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन अब सभी की निगाहें गवर्नर पर है कि क्या उनका अगला कदम होगा और किसको पहले बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तमिलनाडु के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब ये पूरी तरह से
स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होता है, ये पूरी तरह से प्रेरोगेटिव डिसीजन लेने का वहां के बारे में ये गवर्नर का देना है। कल तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने वीके शशिकला और ओ पन्नीरसेल्वम से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद गवर्नर ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी है। किसके साथ आधे से ज्यादा विधायक असेंबली के हैं और जिसके साथ आधे से ज्यादा होंगे उनको गवर्नर ने शपथ ग्रहण करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। वहाँ पर अलग अलग बातें कही जा रही है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है और इस परिस्थिति में राज्यपाल साहब को देखना पड़ेगा कि संवैधानिक प्रक्रिया में क्या उचित रहेगा। राहुल गांधी के घर बैठक के बाद तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में राजनीतिक संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है। ऐसे एक सिचुएशन में ये कहना है कि हम जाके एडीएमके को सपोर्ट करेंगे या वो हमसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल उठने के लिए अभी ये जरूरी नहीं है, अभी समय नहीं है ये, और ना ऐसा कोई सवाल कांग्रेस के पास अभी होगा। शशिकला नटराजन ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। तमिलनाडु विधानसभा में 233 सदस्य हैं। 117 विधायकों के साथ बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ेगी। डीएमके की वर्किंग प्रेसिडेंट स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने पन्नीरसेल्वम को समर्थन नहीं दिया है। ई मधुसूदन को एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन से हटा दिया गया है। उन्होंने कल पन्नीरसेल्वम से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार आईएसआई के संदिग्ध जासूसों में से 5 आरोपियों को एटीएस ने आज भोपाल कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए संदिग्ध जासूसों से पूछताछ में एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। 40,000 की सैलरी के आरोपी देश से गद्दारी कर रहे थे, फोन और ईमेल से खुफिया जानकारी बाहर भेजते थे। भारत के और भी शहरों में आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद होने की खबर है। मध्य प्रदेश में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले लोगों का एक गिरोह पकड़ाया है। एटीएस ने कार्रवाई की है और मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों से ये कार्रवाई करके 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सतना से पकड़ा गया संदिग्ध बलराम दुबई में आईएसआई के संपर्क में आया था। खुफिया जानकारी भेजने के लिए भोपाल के अरेरा कॉलोनी में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे। साथ ही 10 से 15% पर हवाला का कारोबार भी करते थे। मध्य प्रदेश एटीएस ने संदिग्धों को ग्वालियर, सतना, जबलपुर और भोपाल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। ये गिरोह मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेटा कार्ड और लैपटॉप के जरिए टेलीफोन एक्सचेंज चलाता था। आगरा आर्मी कैंट से मिली जानकारी के बाद मध्य प्रदेश एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच आर्मी चीफ बिपिन रावत भोपाल पहुंचे हैं। आर्मी चीफ मध्य प्रदेश एटीएस चीफ संजीव शमी से भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत में न्यूक्लियर सिटी बनाए जाने के पाकिस्तान के दावे को भारत ने झूठा करार दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाई है जिससे साउथ एशिया में शांति को खतरा है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने ये भी आरोप लगाया कि भारत ने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया है। भारत ने कहा है कि ये पाकिस्तान का ख्याली पुलाव है। It has a stockpile of fissile material for producing nuclear weapons outside the IAEA safeguard. It is also building a secret nuclear city in South India. These are obviously completely baseless allegations. The so-called secret nuclear city is a complete figment of the Pakistan imagination. India has always been in compliance with all its international obligations. डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। वो प्रेशर से अटेंशन से डाइवर्ट करने के लिए उसने लांछन लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर कि हमारे पास एक सीक्रेट सिटी है जहां न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल है। पिछले साल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि भारत के पास 356 से 492 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है। दिसंबर 2015 में अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत गुप्त रूप से एक परमाणु केंद्र का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी पत्रिका में भारत पर मैसूर के पास एक परमाणु शहर विकसित करने का आरोप लगाया गया था। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट किया है जो क्षेत्र में सामरिक संतुलन को बिगाड़ेगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की मणिपुरम फाइनेंस कंपनी में 32 किलो सोने की लूट हुई है।
मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस की इसी ब्रांच को बदमाशों ने निशाना बनाया। 7 से 8 हथियारबंद बदमाशों ने दफ्तर में रखा करीब 32 किलो सोना लूट लिया। इस सोने की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वारदात गुरुवार दोपहर को हुई। बदमाश सोने के अलावा 7,80,000 का कैश भी लूट ले गए। करीब 12 बजे की घटना है। कुछ लोग यहाँ पर जो मणप्पुरम गोल्ड है यहाँ पर एक एंट्री हुई है और यहाँ पर लूट की वारदात हुई है, तो एक गार्ड को कुछ इंजरीज भी है। पिछले 6 महीने में मणप्पुरम गोल्ड दफ्तर में लूट की 6ठी वारदात है। लुटेरे कोलकाता, ठाणे, नागपुर और जालंधर छत्तीसगढ़ की ब्रांच को निशाना बना चुके हैं। अब तक मणप्पुरम से 40 करोड़ रुपए का करीब 150 किलो सोना लूटा जा चुका है। मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस में बार बार हो रही लूट की वारदात के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में बीएसएससी पेपर लीक मामले में आज कुछ और नए खुलासे सामने आए। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार ने लापरवाही के लिए स्कूलों को जिम्मेदार माना है और कहा है कि नौकरी के लिए सभी लोग उनके पास पैरवी करते हैं। पॉलिटिकल लोग को पैरवी की क्या बात है, कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं कि और उसके बाद कुछ कहते हैं, तो अब हम क्या करें, धक्का मार के भगवाए। मामले पर सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस मामले के एक आरोपी एवियन स्कूल के मालिक रामाशीष राय से संबंधों को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर निशाना साधा है। देखिए, ये जितने घोटाले हुए हैं ये सब लोग कहीं न कहीं लालू या नीतीश जी से जुड़े नजदीकी लोग हैं। आखिर टॉपर घोटाला में उषा सिन्हा हो, लालकेश्वर सिंह, कौन लोग हैं? 5 फरवरी को बीएसएससी का पेपर लीक हो गया था। बाद में नीतीश कुमार ने बीएसएससी की परीक्षा रद्द कर दी थी। मामले में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम और उनके ऑफिस के डेटा ऑपरेटर अविनाश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक 4 लोग पकड़े गए हैं। ये परीक्षार्थियों से 5 से 6 लाख रुपए तक वसूलते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ निजी स्कूल या कोचिंग संस्थान चलाते हैं। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने